ये जो आप सामने नज़र आ रहा है, ये फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत एरिया हाफ्टवाche है, जिसको साइल भी कहा जाता है। ये यूरोप की सबसे बड़ी स्ट्रीट है, शॉपिंग मॉल है। और ये जो भी नीचे देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड यहाँ की U-Bahn S-Bahn ट्रेन्स वगैरह चलती है। यहीं से पूरे फ्रैंकफर्ट की ट्रांसपोर्ट गुज़रती है। जब हम अभी ऊपर थोड़ी देर के बाद ऊपर जाएंगे, अभी ये नीचे का सारा आप देख रहे हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको मैं वो भी साथ साथ दिखाऊंगी। यहाँ ये जो है, हाँ ये देख रहे हैं अभी आप नीचे, ये इंफॉर्मेशन सेंटर है यहाँ का। ये भी हम बाहर आए हैं और ये सारा यही साइल है जो यहाँ ये सारी शॉपिंग मॉल है। ये इनका एक कदीम पुराना एरिया है। हाफ्टवाche के मतलब बड़ा दरवाज़ा भी कहा जा सकता है। इसको उर्दू में हम बड़ा दरवाज़ा कहेंगे कि इसका उर्दू तर्जमा किया जाए तो। ये यहाँ गोइटे प्लाट्स भी है। ये यहाँ पीछे आपको गोइटे का मुजस्मा भी दिखाई दे रहा होगा। ये गोइटे प्लाट्स है और यही गोइटे पैदा हुए थे। यहाँ करीब में गोइटे का घर भी है, जिसको गोइटे हाउस कहा जाता है। यहाँ ये जो अभी आप देख रहे थे, ये यहाँ का कॉमर्स बैंक की इमारत थी। ये सारा ये भी गोइटे प्लाट्स है। ये भी हम जो देख रहे हैं, ये टावर, इसका नाम गोइटे टावर है। इसको जर्मनी ज़ुबान में गोइटे तोरम के नाम से पुकारा जाता है। ये जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के शुमाल में वाक़या है। इसको देखते हैं और साथ साथ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये लकड़ी से बना टावर जो है, ये जर्मनी के 5 बुलंद व बाला टावर में एक शुमार होता है। ये टोटली लकड़ी से तैयार किया गया है, लेकिन जब
ये पहला जब यहाँ बनाया गया था, ये बहुत पहले की बात है कि 1877 में यह एक छोटा सा लकड़ी से टावर बनाया गया था, जिसे बाद में 1932 में इसे यहाँ के जो मारूफ राइटर है, बल्कि यहाँ के क्या इंटरनेशनल राइटर जॉन वेल्फम गंगोइटे के 100वीं बरसी के मौके पर फिर उनके नाम से मंसूब कर दिया गया था। अब इसको इसलिए गोइटा टावर और जर्मनी में गोइटे टोरम के नाम से जाना जाता है। ये इर्द गिर्द की ताज़ा लोकेशन आप देख सकते हैं, फ्रेशनेस है। जब ज़िंदगी अपने तसलसल इंसान पे डालती है तो इंसान घबरा जाता है, फिर ऐसी जगहों का मुतलाशी होता है। यहाँ आके कुछ टाइम के लिए फ्रेशनेस का एहसास होता है। यहाँ आना भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ जूद बानोफ जो एक इनका स्टॉप है, वहाँ से 48 नंबर बस यहाँ आती है। और यहाँ एक रेस्टोरेंट भी छोटा सा है जहाँ आप चाय वगैरह पी सकते हैं। यहाँ का फ्रैंकफर्ट का जो एक ट्रेडिशनल खाना है जिसको फ्रैंकफर्ट ग्रूने सोसे कहते हैं, वो भी यहाँ अवेलेबल होता है, लेकिन ये ख़ास टाइम में, हमेशा नहीं होता। ये अप्रैल से अक्टूबर तक ग़ालिबन यहाँ ओपन रहता है ये एरिया। ये टावर 2017 में आतिशज़दगी की वजह से एक बार ये बिल्कुल तबाह हो गया था, जल गया था। फिर इसको दोबारा रिपेयर किया गया और फिर इसको 2020 में ओपन किया गया। इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट के बड़े शहर खामोशा में हैं, जिसको यहाँ की मकामी ज़ुबान में हाउप्टफ्रीडहोफ कहा जाता है। हम जा रहे हैं शोपेनहावर की आरामगाह पर। ये देखिए, शोपेनहावर का आखिरी आरामगाह इस वक्त बर्फ की चादर में छुपी हुई है। इर्द गिर्द में भी बर्फबारी का आप देख सकते हैं। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ। आज बर्फबारी के मौसम में यहाँ को सोचा कि विजिट किया जाए। मैं गर्मियों के दिनों में भी आती हूँ और आज के दिन भी आना मुझे अच्छा लगा। शोपेनहावर के बारे में शायद सब लोग जानते हैं। ये एक बहुत बड़े राइटर थे। इसको जर्मनी का एक अच्छा और बड़ा राइटर कहा जाता है, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो पोलैंड में हुई थी। 22 फरवरी 1788 को ये पोलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी वफात यहाँ फ्रैंकफर्ट में हुई है 21 सितंबर 1860 को। लेकिन दरमियान में इनकी जो रहे हैं, इनकी रहाइश रही है, हमबर्ग में भी ये कुछ अरसा रुके हैं। वहाँ इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट पे थे।
शोपेनहावर के बारे में आपसे बाद में बात करूंगी। अभी आप यहाँ का माहौल देखिए, एक तकद्दुस भरा, एक पुरसकून, एक अलग ही दुनिया होती है। शहर खामोशा का एक अपना ही माहौल है। बर्फ में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ में छुपा हुआ ये शहर खामोशा। आम दिनों में जब ये गर्मी होती है तो उन दिनों यहाँ की एक अलग ही दुनिया होती है। हर तरफ फूल होते हैं और फूल हर आरामगाह पे उनके जो फैमिली वाले हैं वो फूल का ख़ास एहतमाम करते हैं, रखवाते हैं। ये भी एक आरामगाह है। प्लांट्स से ये यहाँ चीज़ें डाली जाती है एक्स्ट्रा फालतू। यहाँ ये लोग हर तरफ सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। कब्रिस्तान में भी इन्होंने जगह जगह म्यूल्टूने यानी कि बास्केटें लगाई होती है जिसमें फालतू चीज़ें रखी जाती हैं। इधर उधर यहाँ भी नहीं फेंकते, ये सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं हर लिहाज से। ये यहाँ की एंट्रेंस है। मैं अंदर की तरफ से दिखा रही हूँ, बाहर से ज़रा दिखाना मेरे लिए मुश्किल होगा, मेन सड़क है तो बाहर का एक मंजर मैं दिखाने की कोशिश तो करूँगी आपको। इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट के बड़े शहर खामोशा में हैं, जिसको यहाँ की मकामी ज़ुबान में हाउप्टफ्रीडहोफ कहा जाता है। हम जा रहे हैं शोपेनहावर की आरामगाह पर। ये देखिए शोपेनहावर का आखिरी आरामगाह इस वक्त बर्फ की चादर में छुपी हुई है। इर्द गिर्द में भी बर्फबारी का आप देख सकते हैं। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ, यहाँ बैठती हूँ। आज बर्फबारी के मौसम में यहाँ को सोचा कि विजिट किया जाए। मैं गर्मियों के दिनों में भी आती हूँ और आज के दिन भी आना मुझे अच्छा लगा। शोपेनहावर के बारे में शायद सब लोग जानते हैं। ये एक बहुत बड़े राइटर थे। इसको जर्मनी का एक अच्छा और बड़ा राइटर कहा जाता है, क्योंकि इनकी पैदाइश जो है वो पोलैंड में हुई थी। 22 फरवरी 1788 को ये पोलैंड में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी वफात यहाँ फ्रैंकफर्ट में हुई है 21 सितंबर 1860 को। लेकिन दरमियान में इनकी जो रहे हैं, इनकी रहाइश रही है वो हमबर्ग में भी ये कुछ अरसा रुके हैं। वहाँ इनके वालिद साहब एक अच्छी पोस्ट पे थे। बहरहाल मैं शोपेनहावर के बारे में आपसे बाद में बात करूंगी। अभी आप यहाँ का माहौल देखिए, एक तकद्दुस भरा, एक पुरसकून, एक अलग ही दुनिया होती है। शहर खामोशा का एक अपना ही माहौल है। बर्फ में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और बर्फ में छुपा हुआ ये शहर खामोशा। आम दिनों में जब ये गर्मी होती है तो उन दिनों यहाँ की एक अलग ही दुनिया होती है। हर तरफ फूल होते हैं और फूल हर आरामगाह पे उनके जो फैमिली वाले हैं वो फूल का ख़ास एहतमाम करते हैं, रखवाते हैं। ये भी एक आरामगाह है। प्लांट्स से ये यहाँ चीज़ें डाली जाती है एक्स्ट्रा फालतू। यहाँ ये लोग हर तरफ सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। कब्रिस्तान में भी इन्होंने जगह जगह म्यूल्टूने यानी कि बास्केटें लगाई होती है जिसमें फालतू चीज़ें रखी जाती हैं। इधर उधर यहाँ भी नहीं फेंकते, ये सफाई का बड़ा ख्याल
ख्याल रखते हैं हर लिहाज से। ये यहाँ की एंट्रेंस है। मैं अंदर की तरफ से दिखा रही हूँ, बाहर से ज़रा दिखाना मेरे लिए मुश्किल होगा, मेन सड़क है, तो बाहर का एक मंजर मैं दिखाने की कोशिश तो करूँगी आपको। तुमसे मिलकर ये लगा खुद से मुलाकात हुई, तुमसे मिलकर ये लगा खुद से मुलाकात हुई। आज ये बाब मोहब्बत में नई बात हुई, आज ये बाब मोहब्बत में नई बात हुई। तुमसे मिलकर ये लगा खुद से मुलाकात हुई। अब न पहली सी तवज्जो, न वो पहला सा सुलूक। खत्म अब जैसे हर एक रस्म में मरात हुई, खत्म अब जैसे हर एक रस्म में मरात हुई। आज ये बाब मोहब्बत में नई बात हुई। तुमसे मिलकर ये लगा खुद से मुलाकात हुई। रात भर आँखों से अश्कों की वो बरसात हुई, रात भर आँखों से अश्कों की वो बरसात हुई। Kontakt zum faschistischen Diktator Italiens auf. Später empfängt sie den Nietzsche-Anhänger Adolf Hitler häufig im Archiv. Außerdem greift sie die Idee eines Denkmals für ihren Bruder wieder auf.
ये हमारे सामने नीचे सेंटर और नीचे हाउस है, इसके अंदर देखते हैं और साथ साथ नीचे से मुतालिक बात भी करते हैं। 15 अक्टूबर 1844 को कार्ल लुडविग नीचे और फ्रांसिस्का नीचे के घर में फ्रीडरिश विलियम नीचे की पैदाइश हुई। नीचे के वालिद कार्ल नीचे अपने इलाके के पादरी के मनसब पर फाइज थे। नीचे से 2 साल बाद इनके यहाँ नीचे की बहन की पैदाइश हुई। बहन का नाम तो वालिदैन ने एलिज़ाबेथ रखा, मगर आगे चलकर नीचे अपनी बहन को हमेशा लामा के नाम से पुकारते थे। वो अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखते। नीचे का खूबसूरत हंसता मुस्कुराता घर उस वक्त तकरीबन टूट गया जब नीचे के वालिद कार्ल नीचे का सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो गया। नीचे की वालदा फ्रांसिस्का नीचे शौहर की वफात के बाद अपने बच्चों के हमरा अपने ससुराली घर यानी यहाँ इस जगह न्यूमबर्ग में मुंतकिल हो गई। उस वक्त नीचे की उम्र तकरीबन 5 साल थी, तकरीबन पेपरों के हिसाब से यही बनती है। और इसका ख़ानदान प्रोटेस्टेंट पादरियों का ख़ानदान था। नीचे की तालीम की इब्तिदा भी यहाँ के मकामी प्रोटेस्टेंट चर्च से शुरू हुई, जो आगे चलकर नीचे इस मजहबी रिवायात के सख्त खिलाफ हो गया। नीचे हाउस की ये खूबसूरत बालकोन आपकी नज़रों के सामने है। क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ नीचे बैठते थे, ये चेयर्स भी लगी हुई हैं। उनकी ये एक तस्वीर भी दीवार के साथ आवेज़ा है इसी जगह की। अभी एक लुक बाहर की भी देखते हैं हम। बात हो रही थी नीचे की मजहबी रिवायात के ख़िलाफ़ होने की, और ये इख्तिलाफ उनका उम्र भर के आखिरी दम तक बरकरार रहा। इस बात का सबूत उनका अपनी बहन को आखिरी वसीयत से भी ज़ाहिर होता है। वसीयत कुछ उन्होंने इन अल्फाज पर मुश्तमिल थी कि वादा करो मेरे मरने के बाद सिर्फ़ मेरे दोस्तों को मेरे ताबूत के करीब आने की इजाज़त दोगी, आवाम को मेरी लाश से दूर रखोगी, क्योंकि वो खाम हर बात को कुरेदने की कोशिश करते हैं। और देखना कोई पादरी या कोई और शख्स मेरी कब्र पर खड़ा होके कोई झिक ना मारे, क्योंकि उस वक्त मैं मुदाफ़ियत नहीं कर सकूँगा। मैं काफिर और मुश्रिक हूँ, और इसी हैसियत से मुझे कब्र में उतार देना। बहरहाल ये दिल की बातें अल्लाह ही जानता है। अल्लामा इकबाल ने भी इसीलिए गालिबन नीचे के मुतालिक कुछ इशार भी कहे। उनका एक इशार का मफ़हूम कुछ इस तरह है, मैं उनका शेर तो नहीं पढ़ूँगी, कुछ अच्छे से याद नहीं है और शेर में गलती तो नहीं होनी चाहिए। मफ़हूम कुछ इस तरह है कि इनका दिल तो मोमन था मगर दिमाग काफिर था। इसकी वजह शायद अल्लामा इकबाल के नज़दीक यही रही होगी कि नीचे की विजदानी कैफियत में आलम लाहौत की झलक देखना थी, और अल्लामा इकबाल के ख़याल में मुर्शद कामिल के बग़ैर सही रहनुमाई नहीं होती, और इंसान वजदानी कैफियत को भी ठीक से नहीं परख सकता, और ना ही इस पर उस तरह अमल पैरा हो सकता है जो सिर्फ़ मुर्शिद की रहनुमाई से ही मुमकिन हो। बहरहाल नीचे का एक अपना नज़रिया था। उन्होंने रिवायती, अखलाकी और समाजी रवैयों को चैलेंज किया और इंसान को अपने नुक्ता नज़र से सोचने की तरगीब दी।
gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you.